दोस्तों, तमाम विपक्षी दलों के नेता जब पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के अनशन पर हुए पुलिस एक्शन को तानाशाही बता रहे हैं, तो पीएम मोदी का एक बयान भी आपको सुनाएंगे जो सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र की सारी मर्यादा भूल गए हैं? क्या वो सारी बातें भूल गए हैं जो कभी खुद कहा करते थे? लेकिन पहले बात करते हैं फिलहाल जंतर मंतर पर हालात क्या हैं। तो हुआ यह है कि सोनम वांगचुक जी को अस्पताल पहुंचाने के बाद और दिल्ली पुलिस के उठाने के बाद वहां पर अभिजीत दीपके ने अनशन का ऐलान कर दिया है। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी शुरू हुई है। सरकार शायद ये सोच रही थी कि एक आदमी को हटा दिया मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जहां एक बैठा था वहां अब दूसरा बैठ गया है और उधर पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा खतरा टूट पड़ने वाला है। एम्बुलेंस खड़ी है, बसें खड़ी है, जवान तैनात हैं, पूरा जंतर मंतर छावनी बन चुका है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या दोबारा वैसा ही एक्शन होने वाला है जैसा सोनम वांगचुक जी के साथ हुआ? दिल्ली पुलिस ने क्या खास तैयारी की है वो सीन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। योगेंद्र यादव जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और मोदी सरकार पर टारगेट करते हुए क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। जो कार्रवाई हुई है वो शर्मनाक है, कायराना है, गैर कानूनी है और ऐसे में युवाओं ने, विद्यार्थियों ने फैसला किया है कि आप सोनम वांगचुक को उठा के ले जा सकते हो, लेकिन युवाओं की भावना को, उनकी स्पिरिट को तोड़ नहीं सकते। वो तैयार हैं, वो अपने संघर्ष के लिए तैयार हैं। युवाओं ने फैसला किया है कि आप सोनम वांगचुक को ले जाइए, लेकिन भूख हड़ताल जारी रहेगी। दीपके ने कमान संभाली है। सरकार सोचती है कि ये करके 20 तारीख का जो मार्च है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन युवाओं ने फैसला किया है कि 20 तारीख का मार्च होगा, संसद पे मार्च होगा। हाँ, एक फर्क हुआ है। अब तक मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, अब कह रहे हैं कि खाली धर्मेंद्र प्रधान नहीं, अब तो पूरा ऊपर तक बात जाएगी। अब ये पूरी सिस्टम के साथ जंग में परिवर्तित हो गई। देखिए, सोनम वांगचुक के वाइटल्स में कमी नहीं थी, सरकार के वाइटल्स गिर रहे थे। सरकार को डर था कि जब जनता खड़ी हो जाएगी, युवा खड़े हो जाएंगे, 20 फरवरी को, 20 जुलाई को यहाँ लाखों लोग आ जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इसका सरकार को डर था। तो सोनम वांगचुक के वाइटल्स नहीं गिर रहे थे, सरकार के वाइटल्स गिर रहे थे, उस वजह से ये काम हुआ। जो ऑर्गेनाइजर्स चाहेंगे वही हम लोग करेंगे। सवाल ये है कि ये तानाशाही सरकार ने जिस तरह सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती यहाँ से उठाकर लेकर गए, इसका मतलब हमारे देश में कोई संविधान नहीं, कोई जनवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तानाशाही राज चलेगा। पुलिस कमिश्नर को जिस तरह हटा दिया, क्या अर्थ है? ये सब अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के आदेश पे हो रहा है। और आप देखिए और भी लोग बैठेंगे। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिए, दीपके जी बैठे भूख हड़ताल पर। देश भर में भूख हड़ताल की अभी प्रक्रिया चलेगा। इसके बाद बात करते हैं अखिलेश यादव जी की, जिन्होंने इस पूरे मामले पर बहुत तीखा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कहा है कि श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठा करके ले जाना अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह जो घटना घटी है वो थोड़ी ही देर में पूरे देश और पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देश भर में सोनम वांगचुक जी को लेकर के गहरी चिंता है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। और ये आक्रोश यूं ही नहीं है दोस्तों, ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि सोनम वांगचुक कोई साधारण आदमी नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित कर दी, पर्यावरण को समर्पित कर दी, लद्दाख के लोगों को समर्पित कर दी। उनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी 3 इडियट्स का फुनसुक वांगडू कैरेक्टर उन्हीं से प्रेरित था। दुनिया भर में उनको जाना जाता है, सम्मान दिया जाता है। और ऐसे आदमी को जब आप धोखे से उठाकर ले जाते हैं तो ये सिर्फ एक आदमी का अपमान नहीं होता, ये पूरे देश की उस भावना का अपमान होता है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपना हक मानती है। अखिलेश यादव ने बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए धोखे से अचानक घुसे थे, उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। और दोस्तों, यहाँ रुक कर के एक बात सोचिए, सादी वर्दी वाला मामला बहुत गंभीर है भाई।
अगर पुलिस को कोई कार्रवाई करनी थी तो वर्दी में आते, बताते कि हम पुलिस हैं, ये कागज है, ये आदेश है, लेकिन नहीं, सादे कपड़े पहन करके धोखे से घुसे और उठा करके ले गए। मतलब वर्दी पहनने में भी शर्म आ रही थी। ये फिर डर था कि लोग पहचान लेंगे तो विरोध बढ़ जाएगा, या फिर ये कि कल को कोई कोर्ट में पूछे तो कह देंगे कि हमें नहीं पता कौन लोग थे ये। अरे भाई, पुलिस की कार्रवाई है तो वर्दी में हो, कागज दिखाओ, नियम बताओ, लेकिन नहीं, यहाँ तो पूरा मामला ऐसा किया गया जैसे कोई अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई चल रही हो। जबकि सामने कौन था? एक बुजुर्ग आदमी जो अनशन पर बैठा हुआ था, कुछ छात्र जो गीत गा रहे थे, कुछ लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे। ना कोई हथियार था, ना कोई हिंसा था, ना कोई खतरा भी। पुलिस को सादी वर्दी में क्यों आना पड़ा? ये सवाल तो बनता ही है। अखिलेश यादव आगे मांग करते हुए कहते हैं कि सोनम वांगचुक जी की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में होनी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन मानवता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, युवा ऊर्जा की प्रेरणा के लिए और साइंस और इनोवेशन के लिए बेहद अनमोल है। और ये मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब सरकार खुद ही आदमी को उठा कर ले गई तो अब उसकी सेहत की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। और अगर कल को कुछ हो जाए, भगवान न करे, तो जवाबदेही किसकी होगी? इसीलिए ये मांग हो रही है कि इलाज न्यायिक निगरानी में हो, ताकि पारदर्शिता रहे, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश की जनता और पूरी दुनिया इस समय भाजपा सरकार को संदेह और सवाल भरी नज़रों से देख रही है। अखिलेश यादव ने बहुत करारी बात कही। उन्होंने कहा है कि दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के इस अवांछनीय कार्रवाई ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की मानवीय और लोकतांत्रिक इमेज को बेहद धूमिल किया है और खंडित करने का काम भी किया है। और ये बात एकदम सही है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी खबर छिपती नहीं है, कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। सोनम वांगचुक की खबर भी घंटों के अंदर पूरी दुनिया में फैल गई। विदेशी मीडिया ने भी इसे कवर किया, लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी। और सोचिए कि इससे भी भारत की छवि पर क्या असर पड़ा होगा। जो देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, उसी देश में एक शांतिपूर्ण अनशन को इस तरह से ख़त्म करवाया जाए, क्या ये उस लोकतंत्र छवि से मेल खाता है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ना कभी गांधी जी में विश्वास किया, ना कभी उनके गांधीवादी तौर तरीके में। भाजपा की सोच ही नकारात्मक है, वो विवाद की भाषा जानती है, संवाद की नहीं। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार है। भाजपा की सोच दरारवादी है, इसीलिए जहां भी एकता होती है, सौहार्द होता है, एकजुटता होती है, वहां भाजपा डर करके प्रतिक्रियावादी बन करके आंदोलन को तितर बितर कर देती है। लेकिन अखिलेश यादव ने आखिर में जो बात कही वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के जरिए वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है और आगे भी होगा। और ये चेतावनी सरकार को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना पहले जैसा नहीं है। पहले सरकार जो चाहती थी छिपा लेती थी, लोग तक जानकारी नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी एक पत्रकार है, हर आदमी अपनी बात कह सकता है और जोड़ सकता है। इसीलिए आंदोलन अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं होते, डिजिटल स्पेस में भी होते हैं और वहाँ से बड़ी बड़ी क्रांतियाँ जन्म लेती है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव सीधा आरोप लगाते हैं धोखे का कि सादी वर्दी में पुलिस वाले आए और छल से उठा करके ले गए। ऐसे में जब पीएम मोदी से जवाब मांगे जा रहे हैं, धोखे का आरोप लगाया जा रहा है, तो पीएम मोदी का एक बयान हम आपको सुनाना चाहेंगे। बात है 2011 की, जब बाबा रामदेव पर कांग्रेस सरकार के ज़माने में एक्शन हुआ था। जब बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान में आंदोलन किया था और आधी रात को पुलिस पहुंच गई थी। वैसे यहाँ एक फ़र्क ज़रूर बताना चाहूँगा। सोनम वांगचुक की तरह बाबा रामदेव डटे हुए नहीं थे। बाबा रामदेव तो महिलाओं वाले कपड़े पहन करके, सलवार पहन करके वहाँ से भागे थे। रामलीला मैदान में जब पुलिस पहुँची तो बाबा रामदेव मंच से कूदे और महिलाओं के बीच सलवार पहन करके छिप गए ताकि पुलिस पहचान न सके। लेकिन खैर, वो अलग किस्सा है। असली बात यह है कि उस वक्त तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार के उस एक्शन को जम करके लपेटा था, धोखा बताया था, लोकतंत्र की हत्या बताया था और लंबे लंबे प्रवचन दिए थे। आइए वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, जरा गौर से सुनिए। मैं आज बहुत दुखी मन के साथ आपके बीच में आया हूं। मन में बहुत आक्रोश लेकर के आया हूं। कभी कभी मुझे कल रात की घटनाएं जो मैंने सुनी है, देखी है, उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा होता आज मैं मुख्यमंत्री न होता, मेरे हाथ बंधे न होते, तो मैं आज दिल्ली के दरबार में जाकर के एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देता। क्या खेल खेला जा रहा है दोस्त? आप पूरे आजादी के आंदोलन को देख लीजिए। 1857 से लेकर के
आंदोलन हुए, आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने रास्ते से आजादी प्राप्त करने के प्रयास किए। क्या कभी आपने सुना है, पढ़ा है कि आजादी के वो मसीहा आंदोलन के लिए रात को कहीं सोए हो, गहरी नींद में हो, 2-2 दिन से अनशन किया हो, पेट में एक अन्न का दाना न गया हो, माताएं हो, बहनें हो, छोटे छोटे बच्चे हो, और आधी रात पुलिस आकर पर उस पर अश्रु गैस के गोले फेंके, लाठीचार्ज करे, वहां खून की नदियां बहे? क्या कभी इतिहास में ऐसे जुल्म का वर्णन तक सुना है आपने? भाइयों बहनों, कल दिन भर पूरे देश और दुनिया ने टीवी पर देखा है, बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए थे। दिन भर वहां गीत चलते रहे, प्रार्थना चलती रही, योगा चलता रहा, अनशन पर बैठे थे। एक साथ एक मंच पर इतनी बड़ी तादाद में अनशन पर शांतचित्त बैठना, यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की घटना थी। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग टेलीफोन पर मिस कॉल करके अपना समर्थन घोषित करे, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना थी। सब कुछ शांति चित्त चल रहा था। 2 साल हो गए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चुप बैठे हो, और अगर एक सन्यासी आवाज उठाए तो उस पर लाठियां बरसाई जाए, निर्दोष माताओं बहनों पर लाठियां बरसाई जाए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो सरकार में जितने लोग होते हैं सबको परेशानी होनी चाहिए। आज आपकी सरकार भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही है, तो क्या इस तरह से अनशन करने वालों के साथ ट्रीट किया जाएगा? कम से कम संवाद की एक कोशिश तो करनी चाहिए। जहां तक सोनम वांगचुक जी की जान बचाने की बात है तो साहब बातचीत के जरिए भी मामला सुलझा सकते थे। क्या एक भी मंत्री को, एक भी नेता को, एक भी प्रवक्ता को आपने बातचीत के लिए भेजा नहीं, सीधा पुलिस भेज दी? और फिर एहसान भी जताया जा रहा है कि हमने जान बचाई। अरे भाई, जान बचानी थी तो पहले बात कर लेते, किसी मंत्री को भेज देते, किसी नेता को भेज देते, कहते कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आइए मिलकर के रास्ता निकालते हैं। लेकिन नहीं, ये सब नहीं किया गया, सीधा पुलिस भेज दी गई। अब कहा जा रहा है कि हमने जान बचाई। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई पहले किसी को पानी में डुबोए और फिर बाहर निकाल करके कहे कि देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई। अरे डुबोया ही तो तुमने था, फिर बचाने का एहसान क्यों? क्या आप इतिहास में दिए गए अपने सारे बयानों को भूल गए? क्या भविष्य में कोई संवाद की कोशिश की जाएगी या फिर एक बार फिर पुलिस एक्शन की ही होगी? कुछ और तस्वीरें सामने आई है जंतर मंतर से, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, साथ साथ में बहुत सारी बसें लगाई हुई हैं। पुलिस साफ बोल चुकी है कि प्रदर्शन करने वालों को स्टेटमेंट जारी हो चुका है और जल्दी से जल्दी धरना स्थल खाली कर दें। ऐसे में अभिजीत दीपके और उनके साथी अगर जंतर मंतर खाली नहीं करते हैं तो क्या दोबारा पुलिस का एक्शन होगा? क्या फिर से वही सादी वर्दी वाला खेल होगा या फिर से वैसे ही उठा करके ले जाया जाएगा, या फिर इस बार सरकार कुछ अलग सोचेगी, बातचीत का रास्ता अपनाएगी, संवाद की कोशिश करेगी? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। दोस्तों, आप पीएम मोदी की इस हिपोक्रेसी को लेकर के क्या सोचते हैं? जो कभी दूसरों पर आरोप लगाते थे आज खुद वही करते नजर आ रहे हैं। जो कभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आज खुद उसी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो कभी अनशन करने वालों के हक की बात करते थे आज खुद अनशन करने वालों पर पुलिस भेज रहे हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।